टू फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट पी एस वाई ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोलर फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंट्रिंसिक फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पैरामेट्रिक फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रीवियस लेक्चर में बताए जा चुके हैं। यहाँ अब निकाला जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पीछे हम बता चुके थे कि यदि कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एस, एक कर्व है, इस कर्व पर p और q दो नेबरहुड पॉइंट हैं, p और q पर दो टेंजेंट लाइन, p और q पर खींची गई टेंजेंट लाइन है, यहाँ पे pt और q r, इन दोनों टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यदि नॉर्मल लाइन खींचते हैं तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट n है। और जब पॉइंट q कर्व की डायरेक्शन में चलकर p की ओर टेंड होता है, अग्रसर होता है, ऐसी कंडीशन में इन दोनों नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट n है एक फिक्स पॉइंट c की ओर अग्रसर होता है। इस फिक्स पॉइंट c को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और c से p तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और cp के रेसिप्रोकल को कहते हैं कर्वेचर। ये पीछे के प्रीवियस लेक्चर में बताए जा चुके हैं। अब यहाँ हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर मानकर रेडियस ऑफ कर्वेचर को रेडियस मानकर एक सर्किल खींच देंगे तो इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ कर्वेचर। तो सर्किल ऑफ कर्वेचर कैसे इक्वेशन निकालेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे दो स्ट्रेट लाइन को, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई सर्किल है, इस सर्किल के हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि किसी सर्किल के पॉइंट है, ये सर्किल है, इस सर्किल के ए भी एक टेंजेंट लाइन है और पी क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस खींची जाती है वो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई जो रेडियस है वो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। एक शब्द आता है लोकस। लोकस क्या होता है, जब कोई पॉइंट एक या एक से अधिक कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है तो उस पॉइंट के मूव करने से जो वे बनता है, जो रास्ता बनता है, उस रास्ते को ही हम बोलते हैं उस पॉइंट का लोकस। लोकस हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ है। जैसे एक पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे, तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए पी चलता है। तो जब पी चलेगा तो P1 मान लो P1 पोजीशन में है तो P1 से ए तक की डिस्टेंस, P1 से बी तक की डिस्टेंस सेम हो, P2 पोजीशन में आया तब भी डिस्टेंस सेम हो ए से बी से, P3 पोजीशन में आया तब भी P3 की पोजीशन में भी ए और बी से डिस्टेंस सेम हो, P4 पोजीशन में आया तो ए और बी से डिस्टेंस सेम हो। तो P इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है कि उसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे। तो ढेर सारी P की स्थितियाँ हो सकती हैं, उन सभी पॉइंट को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक कर्व बन जाएगा या एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है जो ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ये उस पॉइंट का लोकस है, ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन, जो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है कि उसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे। तो जब कोई वेरिएबल पॉइंट, चलने वाला पॉइंट एक या एक से अधिक कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है तो जो कर्व बनता है वो कर्व उस पॉइंट का लोकस कहलाता है। जैसे हम लोगों का गोल है, कोई स्टूडेंट है वो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है कि वो कोचिंग पहुंच जाए, तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कोचिंग पहुंचने के लिए कंडीशन को फॉलो करते हुए जब आएगा और जाएगा तो आने जाने से उसका एक रास्ता बन जाएगा। तो आने जाने से जो रास्ता बन जाएगा वो रास्ता उस स्टूडेंट का लोकस कहलाएगा। अब तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, टू फाइंड दी, अब हम निकालने जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट पी एस वाई ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स। लेट सी एस बार वाई बार बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर करेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट पी एस वाई ऑन द कर्व, देन लेंथ सी पी इज इक्वल टू रो। ये सी पी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। लेट लेंथ टेंजेंट पी टी एट पी मेक्स एन एंगल साई। पी पर ड्रा की गई जो टेंजेंट लाइन है वे एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाती है उस एंगल को हम साई मानते हैं। विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ड्रा पी एम और सी एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। पी से सी से हम सी एन परपेंडिकुलर खींच दिए एक्स एक्सिस में, पी से पी एम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, खींच दिए एक्स एक्सिस में।
पी आर और परपेंडिकुलर टू सी एन, पी आर जो खींचा गया है सी एन पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो जो इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा, इस एंगल का मेजरमेंट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर खींचा गया तो ये 90 डिग्री का होगा, तो ये दोनों एंगल मिला करके 90 डिग्री के होंगे। तो ये वाला एंगल जो होगा 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन पर ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो इस एंगल का मेजरमेंट, इस वाले एंगल का मेजरमेंट जो होगा, इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वे भी 90 माइनस ये एंगल होगा। इस एंगल का मेजरमेंट भी 90 माइनस ये एंगल है और इस एंगल का मेजरमेंट भी 90 माइनस यही एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हैं तो ये दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को काटती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के हुआ इक्वल हुआ और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। तो इसका मतलब इस एंगल के मेजरमेंट के बराबर होगा इस वाले एंगल का। तो इस एंगल का मेजरमेंट हम साई माने हैं, तो इस एंगल का मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा, साई। तो लेंथ, तो इसी को लिखा गया कि यहाँ पे एंगल पी सी एन इज इक्वल टू 90 माइनस सी पी आर, जो बोल गए वही लिखा गया है यहाँ पे। तो एंगल पी सी एन इज इक्वल टू 90 माइनस सी पी आर, तो 90 माइनस सी पी आर को लिख सकते हैं 90 माइनस आर पी टी। तो 90 माइनस का मल्टीप्लाई करें तो 90 माइनस आर पी टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर पी टी, ये क्या है, पी टी एक्स, पी टी एक्स है। तो ये आर पी टी का मेजरमेंट किसके बराबर है, पी टी एस के इक्वल, और पी टी एस क्या है, साई के इक्वल है। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एन, एक्स बार इज इक्वल टू ओ एन। इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार है, तो ओ से एन तक की डिस्टेंस एक्स बार होगी, एक्स बार होगी, क्या होगी, एक्स बार ये डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे ओ एन इज इक्वल टू एक्स बार होगा। तो जब ये एक्स बार है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ओ से एम तक की डिस्टेंस एक्स होगी। तो एन एम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ओ एम से ओ एन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ओ एम है एक्स, ये क्या है, एक्स बार। तो एन एम इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस ये एक्स बार, ठीक है। तो वही लिखा गया है यहाँ पे ओ एन एक्स बार इज इक्वल टू ओ एन को लिख सकते हैं ओ एम माइनस एन एम। तो ओ एम माइनस एन एम किसके इक्वल है, एन एम यहाँ किसके इक्वल है, एन एम आर पी के इक्वल है, आर पी के। तो यहाँ पे लिख दिया गया आर पी। और आर पी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आर पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू साइन सी। यहाँ पे आर पी क्या है, साई एंगल के अपोजिट साइड है, तो किसी एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और जो साइड बच जाती है उसको बेस कहते हैं। तो साई एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, आर पी होगा, तो आर पी अपॉन सी पी हाइपोटेनस होगा, तो साइन साई। तो यहाँ पे क्या होगा, आर पी इज इक्वल टू सी पी साइन साई, तो आर पी इज इक्वल टू रो साइन साई। इसी प्रकार यहाँ पे सी आर यदि आपको निकालना है तो सी आर बेस होगा, सी आर अपॉन सी पी क्या है, हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कास साई। तो यहाँ पे सी आर इज इक्वल टू सी पी कास साई, तो सी आर इज इक्वल टू रो कास साई, तो सी आर इज इक्वल टू रो कास साई। तो ये सब वैल्यू यहाँ रख दिए, हाँ आर पी की वैल्यू रख दिए रो साइन साई, और यहाँ पे एन आर, तो एन आर यहाँ पे बाई है और आर सी के स्थान पे रो कास साई लिख दिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। टेन साई का फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी एस को हम बाई वन भी से डिनोट करते हैं। तो टेन साई इज इक्वल टू बाई वन। तो टेन साई का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे बाई वन अपॉन वन, तो परपेंडिकुलर बाई वन हुआ, बेस वन हुआ, तो परपेंडिकुलर बाई वन बेस वन। तो हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पीजीटी से। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ बाई वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू वन प्लस बाई वन का स्क्वायर। साइन साई का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई वन है, हाइपोटेनस क्या है, वन प्लस बाई वन का स्क्वायर। कास साई का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, वन है, बेस कहाँ है पे, यहाँ पे लिखा गया है कहीं पे, बेस इज इक्वल टू क्या है, बेस इज इक्वल टू वन, तो वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस बाई वन का स्क्वायर। इस प्रकार साइन साई कास साई की वैल्यू निकाल चुके। ये साइन साई कास साई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। और रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आप जानते हो,
रो इज इक्वल टू 1 प्लस बाई वन का स्क्वायर अपॉन बाई टू, 1 प्लस बाई वन का स्क्वायर की पावर 3 बाई टू अपॉन बाई टू, यानी कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये निकाले थे। इसको डी वाई अपॉन डी इसको हम बाई वन से भी डिनोट करते हैं, बाई वन का स्क्वायर, और डी टू बाई अपॉन डी एस टू को बाई टू से डिनोट करते हैं। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एस बार इज इक्वल टू एस माइनस, यहाँ पे रो की वैल्यू रख दिए और यहाँ पे जो क्या था साइन साई की वैल्यू रख दिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसको पावर 3 बाई टू है तो 1 बाई टू प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ बाई वन अपॉन 1 प्लस बाई वन के स्क्वायर की पावर 1 बाई टू, यहाँ पावर एम प्लस एम रहता है तो इंटू में हो जाता है, तो ये दोनों इंटू में लिख दिए, ये बाई वन लिख दिए, अपॉन रूट की पावर 1 बाई टू होती है तो ये इससे कैंसिल भी हो गया। तो यहाँ पे एस माइनस बाई वन अपॉन बाई टू, ये क्या होगा 1 प्लस बाई वन का स्क्वायर, बाई बार इज इक्वल टू एन सी इज इक्वल टू एन आर प्लस आर सी है, तो एन आर बाई के इक्वल है और आर सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, पी कॉस साइन, तो बाई बार इज इक्वल टू बाई प्लस 1 प्लस बाई वन के स्क्वायर की पावर 3 बाई टू अपॉन बाई टू, रो का रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये वैल्यू रख दिए और कॉस साई की वैल्यू यहाँ रख दिए। पावर 3 बाई टू है तो लिखे 1 प्लस 1 बाई टू, इसको सीधे उतार दिए यहाँ पे बाई टू, और इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 बाई टू अपॉन रूट की पावर 1 बाई टू, ये कैंसिल हो गया तो ये बचा, तो बाई प्लस ये हुआ अब 1 प्लस बाई टू अपॉन 1 प्लस बाई वन का स्क्वायर। इस प्रकार ये हमें बाई बार की वैल्यू मिल गई। एस बार बाई बार क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे बाई बार की वैल्यू ये आ गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एस बार बाई बार इज इक्वल टू ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट। सर्किल ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, जिस सर्किल का सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो उस सर्किल का इक्वेशन निकालने का फार्मूला आप 11th क्लास में पढ़े हो, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ सेंटर क्या पता है, एस बार बाई बार, तो एस माइनस एस बार का स्क्वायर बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का काम यहाँ क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये तो हो गया। इवोल्यूट, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस होता है उसको हम इवोल्यूट भी कहते हैं, फिर आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो इवोल्यूट क्या कहलाता है, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड इवोल्यूट ऑफ द कर्व। तो अभी आपको बताए थे कि लोकस क्या होता है, जब कोई वेरिएबल पॉइंट एक या एक से अधिक कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है तो उस पॉइंट के आने जाने से जो रास्ता बन जाता है उस रास्ते को ही हम बोलते हैं उस पॉइंट का लोकस है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्व के ईच पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ सी माने हैं तो सी से C1 पोजीशन होगी, C2 जब P को बदलेंगे, P के स्थान पे P1 P2 P3 करते जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 C3 पोजीशन पे पहुँच जाएगा। तो उन सभी पॉइंट C1 C2 C3 को मिलाने से एक कर्व बन जाएगा जिसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस, और वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस ही कहलाता है इवोल्यूट। इसको फिर डिटेल व्याख्या सेकंड ईयर क्लास में की जाएगी। थैंक यू।